हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन के आधारभूत पारिभाषिक शब्द। इनमें से भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो हैं हमसे एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो हम लेखांकन के जो आधारभूत पारिभाषिक शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको हम पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो है परिसंपत्तियां, यानी कि असेट्स। हम किसकी बात करेंगे? असेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अपन को बेसिकली यहाँ पर ये समझना है कि अकाउंटिंग के अंदर जो असेट वर्ड होता है इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग के अंदर जो असेट्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की असेट्स होती हैं। फर्स्ट होती हैं स्थायी संपत्तियां, यानी कि फिक्स्ड असेट्स। फिर होती हैं चालू संपत्तियां, यानी कि करंट असेट्स। फिर होती हैं काल्पनिक, या अपन इन्हें कह सकते हैं कृत्रिम संपत्तियां। क्या कह सकते हैं? कृत्रिम संपत्तियां, यानी कि फिक्टिशियस असेट्स। तो अकाउंट्स में जो बेसिकली असेट्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं: फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स कौन कौन सी होती हैं इसको अपन समझते हैं। तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा कि व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग हेतु रखी जाती है, यानी कि इनको खरीदने के पीछे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? व्यवसाय में लंबे समय तक इनका क्या करना? उपयोग करना। ऐसी संपत्तियां प्राय पुनः बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं होती हैं, यानी कि इनको खरीदने के पीछे रीसेल पर्पस नहीं होता है। यह व्यवसाय की अर्जन क्षमता में वृद्धि करती है। अर्जन क्षमता का मतलब हो गया, ये हमारे व्यवसाय की अर्निंग कैपेसिटी को क्या करती हैं? इंक्रीज करती हैं। ये इनका जो है मेन फीचर है कि भाई जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं वो व्यवसाय में क्यों खरीदी जाती हैं। इनको खरीदने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक तो लॉन्ग टाइम पीरियड तक इनका कंजम्पशन करना, और इनको रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता। और ये व्यवसाय में मेनली किस लिए खरीदी जाती हैं? व्यवसाय की अर्जन क्षमता को, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए इन्हें खरीदा जाता है। और इनको खरीदने के लिए हम जो भी खर्चा करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और यदि फिक्स्ड असेट्स को भी हम देखें तो बेसिकली ये 2 टाइप्स की होती हैं, यानी कि जो स्थायी संपत्तियां होती हैं उनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो दृश्य स्थायी संपत्तियां और एक अदृश्य स्थायी संपत्तियां, यानी कि टेंजिबल फिक्स्ड असेट और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अब टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स की यदि हम बात करें तो इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया जाता है? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, प्लांट, ये सब क्या होती हैं? टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स होती हैं। अब इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स क्या क्या होती हैं? पेटेंट। पेटेंट यानी कि इसे अपन इंग्लिश हिंदी के अंदर कहते हैं एकस्व। गुडविल यानी कि ख्याति। ट्रेडमार्क यानी कि व्यापार चिन्ह। कॉपीराइट यानी कि प्रतिलिपि अधिकार। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर आए तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आए तो इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट है। इसके अलावा फ्रेंचाइजी, आपने देखा होगा कि कई फ्रेंचाइजी बिजनेस होते हैं, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज लेकर अपनी सिटी के अंदर उनकी ब्रांच खोली जाती है। इसी के अलावा परमिट्स, अगर आपके पास कोई स्पेशल परमिट है, कोई लाइसेंस है, कोई डिजिटल प्रेजेंस यानी कि जो आपकी वेबसाइट है, जो आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं,
वो सब आपकी क्या कहलाती हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कहलाती हैं। तो जो स्थायी संपत्तियां होती हैं यानी कि फिक्स्ड असेट्स होती हैं, एक तो व्यवसाय के अंदर ये लंबे समय के लिए खरीदी जाती हैं, इनका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है, लॉन्ग टाइम पीरियड तक इनका कंजम्पशन होता है और इनसे हमारी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है और इन्हें रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता। इनके ऊपर हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। और जो फिक्स्ड असेट्स होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं, एक टेंजिबल होती हैं, एक इंटेंजिबल होती हैं। टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के अंदर हम लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, मोटर व्हीकल, प्लांट, इन चीज़ों को रखते हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के अंदर हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गुडविल और फ्रेंचाइजी, परमिट्स, लाइसेंस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हमारी जो डिजिटल प्रेजेंस है वो सब हमारी क्या कहलाती हैं, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स कहलाती हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, गुडविल ख्याति है एक अदृश्य संपत्ति, क्या है, अदृश्य संपत्ति है, तो अपन को ध्यान रखना है, और एक अदृश्य स्थायी संपत्ति है। तो हमें फिक्स्ड असेट्स का मतलब पता होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि असेट्स जो हैं तीन टाइप की होती हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। और फिक्स्ड असेट्स कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप्स की, टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स और इनटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अपन को ये याद करके जाना है बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं चालू संपत्तियां। चालू संपत्तियों को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट असेट। तो मैंने आपको कहा असेट कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं, फिक्स्ड असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। फिर फिक्स्ड असेट्स कितने टाइप की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, एक टेंजिबल फिक्स्ड असेट, एक इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, करंट असेट्स की बात कर रहे हैं। वे संपत्तियां जो व्यवसाय द्वारा विक्रय हेतु रखी जाती हैं, वे संपत्तियां जो व्यवसाय द्वारा विक्रय हेतु रखी जाती हैं, यानी कि इनको खरीदने के पीछे मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनको रीसेल करना, अथवा जिन्हें प्राय एक लेखा वर्ष के भीतर नगद में परिवर्तित कर लिया जाता है। यानी कि करंट असेट्स में टू टाइप्स की असेट्स को शामिल किया जाता है, एक तो वो जिनको बेचकर पैसा प्राप्त किया जा सके, एक वो जिन्हें तुरंत मार्केट के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सके। तो उन असेट्स को हम क्या कहते हैं, करंट असेट्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, करंट असेट के अंदर दो क्वालिटी होती है इनको, और देखा जाए तो बेसिकली एक ही क्वालिटी होती है। करंट असेट को आप तुरंत किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। अब करंट असेट्स को हम क्या कहते हैं, कार्यशील संपत्तियां भी कहते हैं। कार्यशील संपत्तियों का मतलब क्या होता है, इन्हें हम वर्किंग असेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्हें हम वर्किंग असेट्स भी कहते हैं, इन्हें हम लिक्विड असेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट असेट को लिक्विड असेट्स भी कहा जाता है, और इनको फ्लोटिंग असेट्स भी कहते हैं, और इन्हें चक्रीय संपत्तियों का मतलब इन्हें साइकिल असेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनको तुरंत आप क्या कर सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो करंट असेट के ये चार नाम और हैं, वर्किंग असेट, लिक्विड असेट, फ्लोटिंग असेट, साइकिल असेट्स, ये भी इनको करंट असेट को कहा जाता है। और करंट असेट्स का बेसिकली फीचर क्या होता है, आप इन्हें तुरंत किस में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसमें किस किस को शामिल किया जाता है, कैश, भाई कैश तो कैश में ही है। बैंक, आपका बैंक में जो पैसा है आप उसे तुरंत बैंक से निकलवा सकते हो। बिल्स रिसीवेबल, हमारे जो डेटर्स होते हैं वो हमें क्या करते हैं, हमारे द्वारा लिखे गए बिल को एक्सेप्ट कर लेते हैं।
तो इसका मतलब होता है कि वो हमें एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद वो हमें पेमेंट कर देंगे। तो एक तरीके से ये चेक की तरह होता है। किसकी तरह होता है? चेक की तरह। मैं इस बीआर को क्या कर सकता हूँ? बैंक से डिस्काउंट भी करा सकता हूँ, और बैंक से डिस्काउंट कराकर तुरंत कैश में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। तो ऐसा पर्सन जिससे मैं पैसा मांगता हूँ, यानी कि जो मेरे डेटर्स हैं, अगर मैं चाहूँ तो उनके ऊपर एक ऐसा लेटर लिख सकता हूँ जो वो स्वीकार करेंगे, यानी कि एक्सेप्ट करेंगे। तो वो जो लेटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? बीआर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें वो मुझे एक प्रॉमिस करते हैं कि भाई इतने टाइम पीरियड के बाद वो मेरा पैसा दे देंगे। और मैं जब चाहूँ जब इसको क्या कर सकता हूँ? बैंक से जाकर डिस्काउंट करा सकता हूँ, यानी कि कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बिल्स रिसीवेबल भी क्या होते हैं? करंट असेट्स के अंदर काउंट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने एडवांस में पे कर दिए हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यानी कि इतने समय तक, यानी कि इतनी राशि तक का मैं सेवा का उपयोग कर सकता हूं, यानी कि एक तरीके से अगर मैं चाहूं तो इसको भी तुरंत कंज्यूम कर सकता हूं। अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम का मतलब होता है उपार्जित आय, यानी कि ऐसी आय जो मैंने कमा तो ली है लेकिन मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि अक्रूड इनकम को मैं सामने वाले पर्सन से जब चाहूँ जब मांग सकता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक, जो अभी तक बिका नहीं है, मैं तुरंत इसे मार्केट में बेचकर क्या कर सकता हूँ? कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, यानी कि कोई ऐसी सिक्योरिटीज़ या प्रतिभूतियाँ जिन्हें मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ? कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे देनदार, डेटर्स का मतलब क्या होता है? देनदार, जिनको मैंने उधार माल बेचा है, मैं जब चाहे जब उनसे पैसे मांग सकता हूं। तो करंट असेट के अंदर जो है किन किन को इंक्लूड किया जाता है? एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी संपत्ति चालू संपत्ति है, या निम्नलिखित में से कौन सी असेट करंट असेट है, पहचानिए। तो आपको फिक्स्ड असेट और करंट असेट के बीच में डिफरेंस करना आना चाहिए। फिक्स्ड असेट्स जो होती हैं वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती हैं, उनको रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदा जाता, वो हमारे बिजनेस में अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं। फिक्स्ड असेट्स टू टाइप्स की होती हैं, टेंजिबल फिक्स्ड असेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स की यदि हम बात करें तो ये वो असेट्स होती हैं जिन्हें मैं क्या कर सकता हूँ? विद इन अ ईयर कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब फिक्स्ड असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आती हैं और करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट्स आती हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा एक तीसरे प्रकार की असेट और होती है जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संपत्तियां, यानी कि फिक्टिशियस असेट्स। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जानते हैं कि भाई ये भी एक असेट होती हैं। लेकिन ना तो यह दृश्य संपत्तियां होती हैं और ना ही ये अदृश्य संपत्तियां होती हैं। इन संपत्तियों का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, कोई भी भौतिक अस्तित्व यानी कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती है। जैसे कि लैंड मोटर व्हीकल, प्लांट, इनकी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन इनकी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। वास्तव में यदि देखा जाए तो यह एकत्रित हानियों के रूप में होती हैं। क्या होती हैं? एकत्रित हानियों के रूप में होती हैं, जिन्हें अभी तक रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है। रिटर्न ऑफ का मतलब जिन्हें अभी तक अपलिखित नहीं किया गया है। जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसे अपन हिंदी में कहते हैं स्थगित आयगत व्यय। एक्चुअल में स्थगित आयगत व्यय क्या होते हैं? ये होते तो आयगत प्रकृति के हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़ा खर्चा एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कर देते हैं। जैसे कि मैं आपसे कहूँ एक बिजनेस फर्म है
और उस बिजनेस फर्म का जो फाइनेंशियल ईयर का एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस है वो है 50,000 रुपीज़, नॉर्मली हर साल आता है। लेकिन क्या हुआ कि उस बिजनेस फर्म ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसकी पब्लिसिटी के अंदर एक ही बार में 5 लाख रुपीज़ जो हैं वो उसने क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, अब वैसे तो नॉर्मली एक्सपेंडिचर कितने का है, 50,000 का, लेकिन उसने क्या करा, एक ही बार के अंदर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो अब लेकिन वो 5 लाख रुपए उसने इसलिए खर्च किए हैं क्योंकि उस बिजनेस फर्म का ये मानना है कि इस 5 लाख रुपए का बेनिफिट उसे आने वाले 5 साल तक मिलेगा, ऐसा बिजनेस फर्म का मानना है। तो क्या होता है कि भाई 5 लाख रुपए जो हैं वो एक साथ लाभ हानि खाते में नहीं दिखाए जाते, क्योंकि एक साथ यदि 5 लाख रुपए लाभ हानि खाते के अंदर दिखाएंगे तो क्या होगा कि प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। तो अब फर्म का मानना क्या है कि भाई इस 5 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो 5 साल तक मिलेगा, यानी कि हर साल वो फर्म क्या करेगी, 1 लाख रुपए ही पीएनएल अकाउंट के अंदर दिखाएगी और बाकी के जो 4 लाख रुपए हैं, जो रिमेनिंग 4 लाख रुपीज़ हैं, उसे कहाँ दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर दिखाया जाएगा। और हर साल 1-1 लाख रुपए पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते जाएंगे और 5 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से ये 4 लाख रुपए तब तक बैलेंस शीट की असेट साइड में रहेंगे जब तक ये कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं हो जाते। पहले साल 4 लाख रहेंगे, फिर दूसरे साल 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3 लाख रहेंगे, फिर तीसरे साल 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देंगे 2 लाख रहेंगे, फिर चौथे साल 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देंगे 1 लाख रहेंगे और पाँचवें साल 1 लाख रुपए राइट ऑफ कर देंगे तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, 0। तो एक तरीके से ये क्या है, यह एकत्रित हानियों के रूप में होती है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्थगित आयगत व्यय कौन सी संपत्तियां हैं, तो हमारा आंसर होगा काल्पनिक संपत्तियां या कृत्रिम संपत्तियां, और इंग्लिश में इन्हें क्या कहते हैं, फिक्टिशियस असेट। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। और इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स, हमने अपनी कंपनी के शेयर बेचे और हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। उसी तरह डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को बेचने पर होने वाला लॉस है ना, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब क्या है, अगर लिखा हुआ आ जाए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब कौन सी संपत्तियां होती हैं, ये सब की सब काल्पनिक संपत्तियां होती हैं और ये एकत्रित हानियों के रूप में होती हैं और इन्हें धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, असेट बेसिकली 3 टाइप की होती हैं, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट। तो फिक्स्ड असेट्स के बारे में मैं आपको बता दिया, करंट असेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, और फिक्टिशियस असेट्स का आपको ध्यान रखना है। फिक्टिशियस असेट्स के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, यानी कि स्थगित आयगत व्यय आते हैं, या अपन कह सकते हैं अगर आपको एग्जाम के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं लिख कर देगा तो वो उसकी जगह आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिख कर दे सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी कि प्रारंभिक व्यय लिख कर दे सकते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये लिख कर दे सकते हैं। तो ये किस तरह की संपत्तियां होती हैं, ये होती हैं काल्पनिक या कृत्रिम संपत्तियां, और इन्हें हर साल के लाभों में से धीरे धीरे करके क्या किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती हैं, ये एक तरीके से अक्यूमुलेटेड लॉसेस के फॉर्म में होती हैं जिन्हें हम हर साल क्या करते हैं,
एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर क्या करते हैं, राइट ऑफ करते जाते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, हमने असेट्स की बात कर ली, अब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की, यानी कि देयताओं की। दायित्व से आशय ऐसी राशि से है जो व्यवसाय द्वारा अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं को चुकाई जानी है। यानी कि ये पैसे हमको क्या करने, जो पैसे हमको चुकाने हैं, है ना, पर्सन्स को या इंस्टीट्यूशंस को, उसे हम लाइबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। और लाइबिलिटी जो होती हैं वो बेसिकली दो टाइप की होती हैं, इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है और एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है, यानी कि आंतरिक दायित्व और बाहरी दायित्व। यदि हम बात करें इंटरनल लाइबिलिटीज के अंदर, तो इंटरनल लाइबिलिटीज के अंदर किस किस को काउंट किया जाता है भाई। अब सपोज करो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है, तो उसमें ऑनर ने जो कैपिटल लगाई है वो क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। अगर कंपनी है तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी है। तो पार्टनरशिप फर्म में और सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो पर्सन या जो पार्टनर्स पैसा लगाते हैं वो उनकी क्या कहलाती है, कैपिटल कहलाती है। और कैपिटल जो है व्यवसाय को चुकानी पड़ती है जब व्यवसाय बंद होता है, ठीक है ना। और सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेस के ऑनर की जो एंटिटी है वो अलग अलग मानी जाती है। बिजनेस का ऑनर बिजनेस में जो पैसा लगाता है उस अमाउंट से वो बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता है, इसलिए कैपिटल को अपन लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। और कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी इसलिए कहलाती है क्योंकि ये व्यवसाय को अपने ही स्वामी को चुकानी है, इसलिए इंटरनल लाइबिलिटी। और जो लाइबिलिटी बाहर के लोगों को चुकानी होती है, थर्ड पर्सन को चुकानी होती है, वो कहलाती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की कंडीशन के अंदर जो कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। कंपनी की कंडीशन के अंदर जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है वो इंटरनल लाइबिलिटी होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं होती क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर नहीं कहलाते। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। इसके अलावा बिजनेस ने अपने स्वामी से जो लोन लिया है, यानी कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को जो लोन दिया है वो भी इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर क्या होता है, काउंट होता है। यानी कि अगर व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय को कोई लोन देता है तो वो अमाउंट भी इंटरनल लाइबिलिटी में काउंट होता है। लेकिन अगर लोन किसी थर्ड पर्सन ने दिया है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंदर काउंट होगा। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं, अगर यदि वो फर्म को लोन देते हैं तो वो इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर काउंट होता है। तो इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर मोस्टली अगर देखा जाए तो उस लाइबिलिटी को काउंट करते हैं जो बिजनेस को अपने ओनर्स को देनी है। यानी कि ध्यान रखिएगा, याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर उस अमाउंट को काउंट करते हैं जो बिजनेस को अपने ही ओनर को चुकानी है। तो इसके अंदर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, लोन फ्रॉम ओनर, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इसको क्या है, इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर काउंट किया जाता है। उसी तरह यदि हम बात करें एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो बिजनेस को किसी थर्ड पर्सन को चुकानी है ओनर को छोड़कर, तो वो लाइबिलिटी क्या कहलाती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी कहलाती है। इन्हें अपन आउटसाइड लाइबिलिटी भी कहते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लेनदार होते हैं। ये व्यवसाय को क्या करते हैं, उधार माल या सेवा प्रदान करते हैं। उसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यवसाय के अंदर जो बैंक अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो एक
करंट अकाउंट होता है और करंट अकाउंट पर बैंक जो है एक क्रेडिट लिमिट देता है, यानी कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप इतने अमाउंट तक का जो है विड्रॉन कर सकते हो। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट आप डिपॉजिट के अलावा बैंक से निकालते हो, करंट अकाउंट से निकालते हो, वो बैंक ओवरड्राफ्ट बन जाता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। इसके अलावा बिजनेस ने अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कर रखी है, यानी कि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से उसने कोई लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है किसी असेट को परचेज करने के लिए, तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। इसके अलावा अगर कंपनी ने अपने मार्केट के अंदर अपने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो डिबेंचर होल्डर जो हैं वो कंपनी के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं। इसके अलावा बिजनेस ने अगर कोई शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है, यानी कि जिसका पेमेंट उन्हें विद इन अ ईयर करना है, तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लेकिन वो लोन थर्ड पर्सन से लिया जाना चाहिए। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जो हमने अभी तक पे नहीं किए हैं, वो भी कंपनी के लिए क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी है। अनअर्न्ड इनकम, कौन सी इनकम? अनअर्न्ड इनकम, यानी कि ऐसी इनकम जो हमने कमाई तो नहीं लेकिन हमें एडवांस में प्राप्त हो गई है, जो हमें एडवांस के अंदर प्राप्त हो गई है, यानी कि हमने सामने वाले से एडवांस ले लिया है। अब हमने एडवांस ले लिया है तो हमें उसका वर्क इन फ्यूचर में करना पड़ेगा, तो एक तरीके से अनअर्न्ड इनकम भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। इसके अलावा बिल्स पेबल, जैसे बिल्स रिसीवेबल होते हैं वैसे ही बिल्स पेबल होते हैं। हमारे क्रेडिटर ने हमारे ऊपर एक बिल लिखा और हमने एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब हम हमारे क्रेडिटर को ये वचन दे रहे हैं कि इतने टाइम पीरियड के बाद हम आपको एक अमाउंट चुका देंगे। तो बिल्स पेबल भी क्या है? एक एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटी जो होती है वो ओनर से रिलेटेड होती है और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो होती है वो थर्ड पर्सन से रिलेटेड होती है। तो इनको पहचानने की शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि अगर कोई पैसा बिजनेस को, बिजनेस के ओनर को चुकाना है तो वो इंटरनल लायबिलिटी में काउंट होगा। अगर कोई पैसा बिजनेस को थर्ड पर्सन को चुकाना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर क्या होगा? काउंट होगा। इसके अलावा मैं क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ, स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर, यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेज करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हम लायबिलिटीज को समय के आधार पर भी क्या कर सकते हैं? किसके आधार पर? समय के आधार पर, टाइम के बेस पर भी हम लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी भी कहा जाता है। तो लायबिलिटीज का जो डिवीजन है वो इंटरनल और एक्सटर्नल के बेस पर भी किया जाता है और लायबिलिटीज का जो डिवीजन है वो टाइम पीरियड के बेस पर भी किया जाता है। किसके बेस पर? टाइम पीरियड के बेस पर भी किया जाता है। तो टाइम पीरियड के बेस पर जो लायबिलिटी होती है वो दो प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी।
और समझने का इजी तरीका क्या है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो होती है जिसका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है, जिसका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। यानी कि पे आफ्टर 1 ईयर, यानी कि ऐसी लाइबिलिटीज जिनका पेमेंट हमें 1 साल के बाद करना है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है, और जिनका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना है, यानी कि 1 साल के अंदर करना है, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाती हैं। तो देखिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर किस किस को रखा जाता है, डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स जो हैं वो हमेशा 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लोन्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं वो 1 साल के बाद पे करने पड़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर यदि कोई कंपनी इशू करती है तो उसका पेमेंट भी 1 साल के बाद करना पड़ता है। उसी तरह इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट तो जब कंपनी वाइंड अप होती है उस समय करना पड़ता है। और उसी तरह सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो ओनर्स कैपिटल होती है उसका पेमेंट भी बिजनेस के बंद करने के बाद ही करना पड़ता है। यानी कि इन सब का पेमेंट कंपनी को 1 साल के बाद करना पड़ता है, इसलिए इन्हें लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहा जाता है। और इसमें से अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल और कैपिटल की बात करो तो इनका पेमेंट तो बिजनेस वाइंड अप करने पर ही होता है, इसलिए इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के अंदर रखा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी की, तो इनका पेमेंट कंपनी को 1 साल के अंदर करना होता है। जैसे कि क्रेडिटर्स 3 महीने से ज़्यादा की उधार नहीं देते। मैक्सिमम जो मार्केट में क्रेडिट मिलती है वो 3 मंथ्स की मिलती है, तो 3 महीने के बाद हमें पेमेंट करना ही पड़ता है। और बिल्स पेबल का टाइम पीरियड भी मैक्सिमम 3 मंथ होता है। अगर हमने कोई बिल को एक्सेप्ट किया है तो वो मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए करते हैं, यानी कि 90 दिन के बाद हमें उसका पेमेंट करना ही पड़ता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट हमें जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। शॉर्ट टर्म लोन, ऐसे लोन जो हमने 1 साल के अंदर चुकाने का वादा किया है उन्हें हम शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और अनअर्न्ड इनकम, इनको भी हमें 1 साल के अंदर अंदर क्या करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट भी हमें तुरंत करना पड़ता है। और अगर हमने किसी से एडवांस ले लिया है तो हमें उसका काम भी 1 साल के अंदर अंदर करके देना होता है, इसलिए इनको हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या करंट लाइबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने जो बात करी वो क्या करी, पहले तो हमने बात करी असेट्स की बात करी। किसकी बात करी? असेट्स की। तो असेट्स जो है वो 3 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती हैं फिक्स्ड असेट्स, एक होती हैं करंट असेट्स, और एक होती हैं फिक्टिशियस असेट्स। क्या होती हैं? फिक्टिशियस असेट्स। और फिर हमने बात करी लाइबिलिटीज़ की। तो लाइबिलिटीज़ को जो है हम 2 टाइप्स के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 टाइप्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि भाई इंटरनल लाइबिलिटी, क्या कहते हैं? इंटरनल लाइबिलिटी। और एक हम डिवाइड करते हैं किस बेसिस के ऊपर? इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और एक लाइबिलिटीज़ का जो डिवीज़न होता है वो किस बेसिस पर होता है? टाइम पीरियड के बेसिस पर होता है। तो एक होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी और एक होती है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो एग्ज़ाम के अंदर क्या है, आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको ये बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं अकाउंट्स के ये पता होने चाहिए, क्योंकि अपन बच्चों फर्स्ट ग्रेड का पेपर देने जा रहे हैं। तो असेट्स कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं, फिक्स्ड असेट, करंट असेट और फिक्टिशियस असेट्स।
अच्छा, फिक्स्ड असेट को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो टेंजिबल फिक्स्ड असेट और एक इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स। अब इसमें किस किस को काउंट करते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। करंट असेट जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, करंट असेट्स में कौन कौन सी असेट आती हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। फिक्टिशियस असेट्स यानी कि ये अक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं, और फिक्टिशियस असेट्स के अंदर हम किस किस को रखते हैं ये आपको याद करना पड़ेगा। लाइबिलिटीज़ को हम दो बेसिस पर डिवाइड करते हैं, एक तो इंटरनल एक्सटर्नल और एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। इंटरनल लाइबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो ओनर से होता है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी का जो रिलेशन होता है वो थर्ड पर्सन से होता है। अगर हम लाइबिलिटीज़ को टाइम बेसिस पर बांटें तो ऐसी लाइबिलिटी जिसका पेमेंट हमें आफ्टर 1 ईयर करना है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, जिसका पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करना है वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आपको दो टर्मिनोलॉजी जो है अच्छी तरीके से समझ में आई होगी कि असेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो ये कंसेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, पूंजी यानी कि कैपिटल किसे कहते हैं। ये तो आप सभी को पता है, इजी टर्मिनोलॉजी है। स्वामी द्वारा व्यवसाय में विनियोजित किए गए धन को पूंजी कहते हैं। यानी कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो पैसे लगाता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर एक ही व्यक्ति पैसे लगाता है, पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्सन यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, ये मिलकर जो पैसा लगाते हैं वो कैपिटल है। और कंपनी की कंडीशन में समता अंशधारी यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं। और पूंजी व्यापार का आंतरिक दायित्व है यानी कि इंटरनल लाइबिलिटी है। ये अपन ने अभी पढ़ ही लिया, ये मैंने आपको समझा दिया कि ये इंटरनल लाइबिलिटी क्यों है, क्योंकि भाई ये व्यवसाय के स्वामी को चुकाने वाला दायित्व है, और व्यवसाय के स्वामी को जो दायित्व व्यवसाय के स्वामी के प्रति जो दायित्व बनता है वो हमेशा इंटरनल ही होता है। इसलिए अपन कैपिटल को इंटरनल लाइबिलिटी के अंदर क्या करते हैं, काउंट करते हैं। परचेजेस क्या है, व्यवसाय द्वारा विक्रय के उद्देश्य से यानी कि रीसेल पर्पस से नगद या उधार प्राप्त किए गए माल को क्रय कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्चुअल में देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, हमेशा आपको परचेस वर्ड उसी के साथ यूज करना है जिसका आप बिजनेस कर रहे हो। जैसे एक व्यापारी स्टेशनरी का है, उसने स्टेशनरी परचेस की तो वो उसके लिए गुड्स है ना, क्या है, गुड्स है। लेकिन अगर उस व्यापारी ने फर्नीचर क्रय किया है ना, स्टेशनरी के व्यापारी ने फर्नीचर क्रय किया तो फर्नीचर उसके लिए असेट है। बच्चे क्या करते हैं, फर्नीचर के लिए भी असेट लिख लेते हैं, परचेज वर्ड यूज कर लेते हैं, और स्टेशनरी के सामान के लिए भी परचेज वर्ड यूज कर लेते हैं। तो परचेज वर्ड हमेशा आपको बिजनेस रिलेटेड गुड्स के लिए ही यूज करना है। अगर सपोज करो मैं क्लोथ मर्चेंट हूँ तो मैं अगर कपड़ा खरीदूंगा तो परचेज वर्ड यूज करूंगा। मैं स्टेशनरी का व्यापारी हूँ, अगर मैं स्टेशनरी खरीदूंगा तो मैं परचेज वर्ड यूज करूंगा। अगर मैं फर्नीचर का व्यापारी हूँ और मैं फर्नीचर खरीदूंगा तो मैं परचेज वर्ड यूज करूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हमेशा परचेज वर्ड उस गुड्स के लिए यूज करना है जिसे आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है। परचेज वर्ड हमेशा उस गुड्स के लिए यूज करना है जिसे आपने किसके लिए खरीदा है, रीसेल के लिए खरीदा है। और किसी गुड्स के साथ आपको परचेज वर्ड यूज नहीं करना है। जर्नल एंट्री में बच्चे गलती कर देते हैं, माल खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री गलत हो गई। वहां पर एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फर्नीचर तो असेट है भाई,
है ना। तो वो डिपेंड करता है कि आप हाँ, अगर वो फर्नीचर का व्यापारी होता और फर्नीचर खरीदता तो आप वर्ड यूज करिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कोई गलती नहीं होगी। तो हमेशा उस गुड्स के साथ परचेज वर्ड यूज करना है जिसे आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है या जिसका आप बिजनेस करते हो, वो आपको ध्यान रखना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। हमेशा बच्चे जर्नल एंट्री में गलती कर देते हैं। माल खरीदा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई आपको ध्यान रखना है कि अगर वो स्टेशनरी का व्यापारी है और अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है तो वो फर्नीचर उसके लिए असेट है। तो हाँ, अगर फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीद रहा है तो आप परचेज वर्ड यूज करो, तो आपकी जनरल एंट्री गलत नहीं होगी। तो बेसिकली एक ही लाइन में कहूँगा, गुड्स, उसी गुड्स के साथ परचेज वर्ड यूज करना है जो आपने रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है। विक्रय क्या होती है? क्रय किए गए माल अथवा उत्पादित किए गए माल को प्रतिफल के बदले हस्तांतरण करने को विक्रय कहा जाता है। यानी कि जो गुड्स हमने खरीदा, अगर हम इसको किसी प्रतिफल के बदले में यानी कि रुपए के बदले में क्या कर देते हैं हस्तांतरित कर देते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? विक्रय कहते हैं। विक्रय में नगद एवं उधार दोनों ही शामिल होते हैं। यानी कि भाई मैं सेल कैश भी कर सकता हूँ, क्रेडिट भी कर सकता हूँ। उसी तरह परचेज में कैश भी कर सकता हूँ और क्रेडिट भी कर सकता हूँ। किसी सेवा प्रदाता द्वारा सेवा प्रदान करने से प्राप्त आयगत राशि विक्रय कहलाएगी। अगर मैं माल की जगह कोई सर्विस प्रोवाइड करता हूं और उसके बदले में अगर मुझे कुछ पैसा प्राप्त होता है तो वो मेरी सेल कहलाएगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि परचेज क्या होती है और सेल क्या होती है। परचेज वर्ड हमेशा उसी गुड्स के लिए यूज करना है जो आपने रीसेल के लिए यानी कि पुनः बेचने के लिए खरीदा है, और सेल वर्ड भी उसी गुड्स के लिए यूज करना है जिसका आप बिजनेस करते हो, जो आप बेच रहे हो। हाँ, अगर सपोज करो, इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमने पुराना फर्नीचर बेच दिया। अब पुराना फर्नीचर बेच दिया तो भाई आप स्टेशनरी के व्यापारी हो, आपकी दुकान में कोई पुराना फर्नीचर पड़ा था, आपने उस फर्नीचर को बेच दिया। तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी एंट्री कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गलत हो गई एंट्री, क्योंकि भाई वो व्यापारी किसका है? स्टेशनरी का है। फर्नीचर तो उसके यहाँ असेट था। अब उसने अगर पुराना फर्नीचर बेचा है तो आपको एंट्री करनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, क्योंकि भाई फर्नीचर जो है वो उसके यहाँ पर असेट के फॉर्म में काम आ रहा है, क्योंकि व्यापारी तो वो स्टेशनरी का है। तो अगर वो स्टेशनरी बेचेगा तो आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो बच्चे हमेशा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो सर बेचा है ना, तो बेचने के लिए तो सेल वर्ड ही यूज करते हैं। तो बेचने के लिए सेल वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम उस गुड्स को बेचने के लिए सेल वर्ड यूज करते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं। बेचते तो हम बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास कोई पुरानी बाइक पड़ी है, मैंने बेच दी, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। भाई मेरे पास पुरानी बाइक पड़ी थी, हाँ रद्दी हो रही थी, मैंने बेच दिया, तो मैं एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू मोटरसाइकिल, क्योंकि भाई वहां पर मोटरसाइकिल मेरे लिए असेट थी। तो डिपेंड करता है कि आप बिजनेस किस चीज का करते हो। तो परचेज और सेल वर्ड आपको हमेशा उस गुड्स के साथ यूज करना है जिसका आप बिजनेस करते हो। मैं आपको वापस रिपीट करके एक ही बात कहूंगा कि परचेज और सेल वर्ड हमेशा उसी गुड्स के साथ यूज करना है जिसका आप बिजनेस करते हो। फाइनल बात है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या होती है। पहले तो ये देखो कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, आजकल ये वर्ड ज़्यादा यूज होता है। और सेल्स रिटर्न को अपन
रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी कहा जाता है। अब हेलो, हाँ नमस्ते। एक ही छोटी सी दीवार है 3x4 की, एक ही दीवार है, वन साइड है, वन साइड ओनली। नहीं नहीं, छत मत करो भले से, सिर्फ वो, नहीं नहीं वो छोटी सी है, एक ही दीवार है छोटी सी। ठीक, वो साइड में लगवा देना हल्का से एक हाथ, वो जो काला काला दिखता है ना हॉल से, वो नहीं दिखे बस। हाँ 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 हाँ, ठीक है ना, ओके। हाँ सॉरी बच्चों, कोई फ़ोन आ गया था, अर्जेंट था इसलिए उठाना पड़ा, है ना। अब देखो कि हाँ, क्रय वापसी क्या होती है? जब एक व्यापारी द्वारा क्रय किए गए माल को किसी कारण से वापस विक्रेता को लौटा दिया जाता है तो यह क्रय वापसी कहलाती है। यानी कि सपोज करो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने रीसेल पर्पस से कोई गुड्स खरीदा और वो गुड्स जो है डिफेक्टिव आ गया या टूटा हुआ आ गया, तो मैं क्या करूँगा, उसको वापस रिटर्न कर दूंगा। तो खरीदा हुआ माल जब वापस लौटा दिया जाता है तो उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होती है? जब व्यापारी द्वारा बेचे गए माल को क्रेता किसी भी कारण से वापस विक्रेता को लौटा देता है तो यह विक्रय वापसी कहलाती है। यानी कि मैंने अगर किसी को माल बेचा और बेचा हुआ माल यदि वापस आ जाए तो वो सेल्स रिटर्न कहलाती है। अगर खरीदा हुआ माल मैंने लौटा दिया तो मेरे लिए परचेज रिटर्न है। मैंने कोई माल बेचा और वो माल यदि मेरे पास वापस आ गया तो वो सेल्स रिटर्न है। ड्राइंग्स या आहरण किसे कहते हैं? स्वामी द्वारा व्यवसाय से अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाली गई नगद राशि या वस्तुएं आहरण कहलाती हैं। आहरण से स्वामी की पूंजी में क्या होती है? कमी होती है। व्यापार का जो स्वामी होता है, बिजनेस का जो ओनर होता है, वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कभी कभी क्या करता है, बिजनेस से कैश निकाल लेता है, बिजनेस से गुड्स निकाल लेता है या बिजनेस से असेट्स निकाल लेता है। तो जब वो इस तरह का काम करता है तो उसे अपन कहते हैं ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स से हमेशा कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। यानी कि एक तरीके से जो पैसा उसने व्यापार में लगाया वो उसी में से क्या कर रहा है? वापस निकाल रहा है। तो व्यापार का स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए अगर बिजनेस से कैश निकालता है, गुड्स निकालता है या असेट्स निकालता है तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, देनदार। देनदार क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उधार माल बेचा जाता है उनसे माल का भुगतान आना शेष है, ऐसे व्यक्तियों एवं संस्थाओं को देनदार कहा जाता है। सपोज कीजिए ए एक पर्सन है, ए ने क्या करा, बी को 10,000 रुपीज का क्या करा, गुड्स सेल किया। किस पर? क्रेडिट पर। तो जो ये बी है ये ए के लिए क्या कहलाएगा? डेटर कहलाएगा। यानी कि ए की बुक्स के अंदर बी क्या होगा? ए की बुक्स में बी डेटर होगा। क्या होगा? डेटर होगा। तो यानी कि अगर हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो सामने वाला पर्सन हमारा क्या बन जाता है? डेटर बन जाता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं को व्यवसाय द्वारा
उधार माल बेचा जाता है, ऐसे व्यक्ति एवं संस्थाएं कभी कभी अपने बकाया भुगतान के बदले व्यवसाय के पक्ष में बिल स्वीकार करते हैं। ऐसे बिलों को प्राप्य बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राप्य बिल। अब सपोज करो ए जो है वो बी से 10,000 रुपये मांगता है। ए क्या करता है? बी से 10,000 रुपये मांगता है। अब ए ने बी को कहा कि भाई मुझे ये 10,000 रुपये की सिक्योरिटी चाहिए, मैं आपके ऊपर एक बिल लिख रहा हूँ जिसे एक्सेप्ट करके आप मुझे देंगे, और उस बिल में क्या लिखा होगा कि इतने टाइम पीरियड के बाद आप मुझे इतने अमाउंट का भुगतान कर देंगे। तो ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और बी ने एक्सेप्ट कर कर ए को दे दिया। तो वो जो बिल ए के पास आया वो क्या हो जाएगा? बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। यानी कि जो बी डेटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी आर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बी आर में, यानी कि बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेटर और बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। डेटर वो पर्सन जिसको मैंने उधार माल बेचा, और यदि उस जिसको मैंने उधार माल बेचा अगर वो मेरे द्वारा लिखे गए बिल को स्वीकार करके मुझे दे देता है तो वो कहलाता है बिल्स रिसीवेबल। अब देखिए क्रेडिटर्स क्या होते हैं? ये वे व्यक्ति एवं संस्थाएं होते हैं जिन्होंने व्यवसाय को उधार माल या सेवाएं प्रदान की हैं। चूंकि इन्हें व्यवसाय से भुगतान लेना होता है, अतः ये व्यक्ति एवं संस्थाएं व्यवसाय के लेनदार कहलाते हैं। अगर मैं किसी से उधार माल खरीदूंगा तो जिससे मैंने उधार माल खरीदा वो मेरा क्रेडिटर कहलाएगा। अब इसी एग्जाम्पल को अपन वापस ले लेते हैं कि भाई ए ने बी को 10,000 रुपये का क्या किया था? 10,000 रुपये का माल बेचा। ठीक है, ए ने बी को 10,000 रुपये का क्या करा? माल बेचा। और बी ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो बी की बुक्स में ए क्या है? बी की बुक्स में ए क्रेडिटर होगा। बी की बुक्स में ए क्या होगा? क्रेडिटर होगा। और ए की बुक्स में बी क्या होगा? डेटर होगा। ए की बुक्स में बी क्या होगा? डेटर होगा। तो अपन को समझ में आया होगा भाई, ए ने बी को माल बेचा, बी ने ए को पैसे नहीं दिए, तो ए अपनी अकाउंटिंग बुक्स में बी को क्या मानेगा? डेटर मानेगा, क्योंकि ए को बी से पैसे लेने हैं। और बी ने अभी तक ए को भुगतान नहीं किया है, तो बी अपनी बुक्स में ए को क्या मानेगा? क्रेडिटर मानेगा, क्योंकि इसको बी को भुगतान करना है। तो डेटर वो जिनसे मैं पैसे मांगता हूं, क्रेडिटर वो जिन्हें मुझे पैसे चुकाने हैं। वही बात अब देखिए बिल्स पेबल। अब कोई व्यक्ति मुझसे पैसे मांगता है ना, और उसने मेरे ऊपर कोई बिल लिखा और मैंने स्वीकार करके उसको दे दिया, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल कहलाएगा। तो जिन व्यक्तियों एवं संस्थाओं से व्यवसाय ने उधार माल खरीदा तथा व्यवसाय द्वारा ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को उन्हें दे भुगतान के बदले उनके द्वारा लिखे गए बिल को स्वीकार कर लिया जाता है, तो ऐसा प्रपत्र दे बिल कहलाता है, यानी कि बिल्स पेबल कहलाता है। मैंने सपोज करो राम से उधार माल खरीदा। अब राम ने मेरे ऊपर एक बिल लिखा और मैंने उस बिल को स्वीकार करके राम को दे दिया, तो वो बिल क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिल्स पेबल, क्योंकि मुझे अब पेमेंट करना है। रहतिया या स्टॉक। भाई स्टॉक क्या है? व्यवसायी के पास किसी निश्चित समय पर उपलब्ध माल की मात्रा को क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मेरे गोदाम में या दुकान में जो भी माल पड़ा है वो क्या कहलाता है? स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टॉक। लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन बिना बिका माल अंतिम रहतिया, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक। यदि मैं माल की गणना वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन कर रहा हूं, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन यानी कि 31 मार्च को जितना भी माल मेरे
गोदाम में और दुकान में पड़ा है वो क्लोजिंग स्टॉक है। इसी प्रकार लेखांकन वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध माल की मात्रा क्या कहलाती है? ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल को मेरे गोदाम में और दुकान में जो माल पड़ा है वो ओपनिंग स्टॉक है, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। लेकिन यदि अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, निर्माणी संस्था की बात करें, तो वहाँ पर आपको स्टॉक जो है 3 तरीके का मिल सकता है। एक तो कच्चे माल का स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक अर्धनिर्मित माल का स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो अभी फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और एक तैयार माल का स्टॉक यानी कि स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कि अगर मैं रिटेलर होलसेलर की बात करूं तो देखो रिटेलर होलसेलर के पास तो या तो क्लोजिंग स्टॉक होता है या ओपनिंग स्टॉक होता है ना। लेकिन अगर मैं एक कंपनी की बात करूं जो प्रोडक्शन करती है, तो जो कंपनी प्रोडक्शन करती है वहां पर क्लोजिंग स्टॉक 3 तरीके का हो सकता है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक। और वही नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। तो निर्माणी संस्थाओं में 3 तरह का स्टॉक मिल सकता है, लेकिन रिटेलर और होलसेलर के पास तो फिनिश गुड ही होता है, तो वहां पर तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक ही होता है। प्रमाणक यानी कि यहां पर आएगा वाउचर्स। क्या आएगा? वाउचर्स। प्रमाणक को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाउचर्स। व्यावसायिक लेन देन की सत्यता को दर्शाने वाले प्रलेख यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजैक्शन के लिए एविडेंस का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाउचर्स कहते हैं। यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो किसी ट्रांजैक्शन के लिए क्या करते हैं? एविडेंस का काम करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वाउचर्स कहते हैं। जैसे कि कैश मीमो, इनवॉइस, ये सब क्या हैं? वाउचर्स हैं। तो अभी इनके बारे में अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, आगे एक पूरा चैप्टर आ रहा है। तो ऐसे एविडेंस जो किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं उन्हें वाउचर्स कहा जाता है, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं। हर ट्रांजैक्शन से पहले वाउचर्स को प्रिपेयर करना पड़ता है। नेक्स्ट, छूट यानी कि डिस्काउंट। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बना भी है। अब व्यापार में यदि बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। अब यदि मैं आपसे बात करूं कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, भाई ट्रेड डिस्काउंट सपोज करो किसी गुड्स की जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस कितनी है? 10,000 रुपीज़ है। कितनी है? सेलिंग प्राइस 10,000 रुपीज़ है, और दुकान वाले ने कहा कि इसके ऊपर 20% का क्या दिया जा रहा है? ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यानी कि मैं अगर इस गुड को खरीदता हूं तो ये गुड मुझे कितने का मिलेगा? 8,000 रुपीज़ का। लेकिन व्यापारी एक ऑफर और दे रहा है, वो कह रहा है कि यदि आप 8,000 रुपये का भुगतान मुझे अभी की अभी कर दोगे तो मैं आपको 5% का कैश डिस्काउंट और दूंगा। यानी कि इसमें से क्या होगा? 400 रुपये और कम हो जाएंगे, यानी कि मुझे उसे फाइनली कितने रुपए देने हैं? 7,600 रुपये। तो मूल्य सूची में तय प्रतिशत से कटौती व्यापारिक छूट कहलाती है। इसका जो उद्देश्य होता है वो होता है विक्रय में वृद्धि करना। यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो किसके लिए दिया जाता है? सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक बट्टा जो है वो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए दिया जाता है। और यदि हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो उधार विक्रय पर देनदार को शीघ्र भुगतान के लिए प्रेरित करता है। यानी कि कैश डिस्काउंट देने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? फास्ट रिकवरी ऑफ कैश। इसका उद्देश्य क्या होता है? फास्ट रिकवरी ऑफ कैश। यानी कि और लालच देते हैं कि भाई आप
अगर अभी की अभी भुगतान कर दोगे तो हम आपको इतना डिस्काउंट और देंगे। अब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इन्हें हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते, यानी कि इसको लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता। और कैश डिस्काउंट क्या होता है? रिकॉर्डेड इन बुक्स, रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी कि इसको लेखा पुस्तकों में क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट अलग होता है और कैश डिस्काउंट जो है वो अलग होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट होता है सेल्स को इंक्रीज करना, ट्रेड डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सेल्स को इंक्रीज करना, और इसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और कैश डिस्काउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैश का कलेक्शन फास्ट करना, यानी कि रिकवरी तुरंत प्रभाव से करना, जल्दी से जल्दी डेटर्स को किस में कन्वर्ट करना? कैश में कन्वर्ट करना। ये इसीलिए दिया जाता है और इसे अपन क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्काउंट अलाउड। तो ये ध्यान रखना है अपन को, कैश डिस्काउंट को क्या कहा जाता है? डिस्काउंट अलाउड। और इसे अपन अकाउंटिंग बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश डिस्काउंट को डिस्काउंट अलाउड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंडिचर। अब देखिए एक्सपेंडिचर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सपेंडिचर जो है बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, यानी कि अगर मैं कोई फिक्स्ड असेट परचेज करता हूं तो फिक्स्ड असेट्स को परचेज करने के लिए जो भी खर्चा मैं करता हूं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। यानी कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीद रहे हो, मशीनरी खरीद रहे हो, प्लांट खरीद रहे हो, है ना, आप मोटर व्हीकल खरीद रहे हो, आप पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब परचेज कर रहे हो, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनसे व्यवसाय की संचालन क्षमता में वृद्धि होती है। इनको बैलेंस शीट की असेट साइड में, भाई इनको बैलेंस शीट की असेट साइड में ही दिखाएंगे हम, क्योंकि भाई ये किए क्यों जाते हैं? क्योंकि इनसे व्यवसाय की अर्जन क्षमता में वृद्धि होती है, यानी कि इनके माध्यम से हम व्यवसाय के लिए क्या करते हैं? फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं। क्या परचेज करते हैं? व्यवसाय के लिए फिक्स्ड असेट्स को परचेज करते हैं, इसीलिए इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है और इन्हें बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया जाता है। जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किए गए व्यय कौन से व्यय कहलाते हैं, तो आपका आंसर होगा पूंजीगत व्यय। या आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय को पहचानिए। तो स्थायी संपत्तियों के क्रय से संबंधित जो भी व्यय होते हैं वो पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। उसी तरह देखो अपन लोग बात कर चुके हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे आयगत व्यय जिनका लाभ व्यवसाय को 1 से अधिक वर्षों तक मिलने की संभावना होती है, इनका अपलिखित भाग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैं आपको बता चुका हूं कि जो भाग हम राइट ऑफ कर देते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं, तथा शेष भाग बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया जाता है। जैसे लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जैसे कि, और यही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहलाती हैं? फिक्टिशियस असेट्स। क्या कहलाती हैं? फिक्टिशियस असेट्स। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या बनती हैं? फिक्स्ड असेट्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या बनती हैं? फिक्स्ड असेट्स। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से क्या बनती हैं? फिक्टिशियस असेट। तो इनको अपन चैप्टर के शुरुआत में ही क्या कर चुके हैं? डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, 1 मिनट कोई डिस्टरबेंस आ रहा है, 2 मिनट के लिए।
यस। तो देखिए, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो आप इजीली इसको कैसे समझ सकते हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से फिक्स असेट बनती हैं और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से फिक्टिशियस असेट बनती हैं। तो पूंजीगत व्यय और स्थगित आयगत व्यय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे कि कौन से एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल कहेंगे जिनसे हमारी फिक्स्ड असेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कौन से एक्सपेंडिचर को हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे जिनसे फिक्टिशियस असेट क्रिएट हो रही है, जिनसे क्या हो रही है, फिक्टिशियस असेट यानी कि काल्पनिक संपत्तियों का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं आयगत व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो व्यवसाय को चलाने के लिए किए जाते हैं, इनसे व्यवसाय का संचालन होता है, इनसे व्यवसाय संचालन में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जैसे कि रेंट, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, वेजेस, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, यानी कि ये हर महीने करने पड़ते हैं। ये रिकरिंग नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के, और इनको करना अनिवार्य है। अगर आप इनको नहीं करोगे तो आप अपने व्यवसाय को रन कैसे करोगे। तो ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, ये आपको हर साल करने पड़ते हैं। ये आपको क्या करने पड़ते हैं, हर साल या हर महीने करने पड़ते हैं, और ये आवर्तक प्रकृति के होते हैं। ये व्यवसाय के संचालन के लिए ज़रूरी होते हैं, और इनको हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं। तो यानी कि जो हम व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाते हैं, हम व्यापार खाते में प्रत्यक्ष व्यय और लाभ हानि खाते में अप्रत्यक्ष व्यय दिखाते हैं। तो लाभ हानि खाते में और व्यापार खाते में दिखाए जाने वाले जो व्यय होते हैं वो आयगत व्यय होते हैं, और बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाए जाने वाले जो व्यय होते हैं वो या तो क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, या वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। तो देखो कितनी आसानी से आपने तुरंत प्रभाव से समझ लिया। तो आपसे अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से आयगत व्यय पहचानिए, तो भाई जो ट्रेडिंग और पीएनएल में आते हैं वो आयगत व्यय हैं। आपसे कहें निम्नलिखित में से पूंजीगत व्यय पहचानिए, जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी असेट साइड में आते हैं वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपसे कहें निम्नलिखित में से स्थगित आयगत व्यय पहचानिए, है ना, ये भी बैलेंस शीट की असेट साइड में आते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। और आयगत व्यय अगर अधिक मात्रा में कर दिए जाएं तो वो स्थगित आयगत व्यय बन जाते हैं, और इन्हें बैलेंस शीट की असेट साइड के अंदर क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। फिर देखिए आयगत प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। अब देखिए आयगत प्राप्तियां यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या होती हैं, यानी कि ये नियमित तथा आवर्तक प्रकृति की होती हैं। यानी कि जो व्यवसाय के संचालन से हमें आय प्राप्त होती है, माल बेचने से, सेवा प्रदान करने से, ऐसी आय क्या कहलाती है, आयगत यानी कि रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती हैं। और ये अनियमित तथा अनावर्तक प्रकृति की होती हैं। यानी कि अगर अपन कहें स्थायी संपत्तियों को बेचने से होने वाली आय, स्थायी संपत्तियों को बेचने से होने वाली आय, तो स्थायी संपत्तियों को बेचने से जो आय होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल रिसीप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, कैपिटल रिसीप्ट। और रेवेन्यू रिसीप्ट किससे होती है, व्यवसाय के संचालन से, व्यवसाय के संचालन से, यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस से जो हमें रिसीप्ट मिलती है वो रेवेन्यू रिसीप्ट कहलाती है। क्या कहलाती है, रेवेन्यू रिसीप्ट। जैसे कि रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, हमने माल बेचा, माल बेचकर जो पैसा प्राप्त किया वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। रेंट रिसीव्ड, हमारी कोई प्रॉपर्टी थी, हमने उसको किराए पर चढ़ा दिया, उससे हमें आय प्राप्त हो रही है, वो रेवेन्यू रिसीप्ट है। हमने कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसीप्ट है। और इनको कहाँ
इनको कहाँ दिखाया जाता है, पीएनएल और ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड के अंदर दिखाया जाता है। अब बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां। मैंने आपको कहा स्थायी संपत्तियों को बेचने से प्राप्त होती हैं, रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया, हमने स्थायी संपत्तियां बेच दी, उसको बेचने से जो हमें प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है, कैपिटल रिसीप्ट कहलाती है। तो एग्जाम के अंदर देखो बच्चों, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं ये आपके लिए, जो आपको अच्छी तरीके से क्या करने हैं, याद करने हैं। आपसे डेफिनेटली जो है एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा टर्मिनोलॉजी के अंदर से। आपसे फिक्स्ड असेट के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे लाइबिलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनको पहचानिए। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा डिस्काउंट होता है जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, ऐसा कौन सा डिस्काउंट होता है जिसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो डिस्काउंट को लेकर क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये तो इजी टर्मिनोलॉजी है इसमें से, लेकिन आपको पता तो होना ही चाहिए, है ना। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो पूछ सकते हैं ये वाला, लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी के बारे में पूछ सकते हैं, असेट्स के बारे में पूछ सकते हैं बेसिकली। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, इस वाले वीडियो को आप 2-3 बार देखिए, अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और इनको याद कीजिए कि फिक्स्ड असेट्स के अंदर कौन कौन सी असेट आती है, करंट असेट में कौन कौन सी आती है, फिक्टिशियस असेट्स क्या क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ का डिवीज़न जो है एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल बेसिस पर, लॉन्ग टर्म पर, शॉर्ट टर्म पर, और डिस्काउंट के बारे में अच्छी तरह से पढ़िए, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। इसके अलावा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट, ये तो बेसिकली आपको पढ़ना ही पढ़ना है और इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। एक क्वेश्चन टर्मिनोलॉजी वाले चैप्टर में से जरूर आपसे पूछा जाएगा। तो क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।